स्वागत है आपका सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा पे अगला वीडियो है भारतीय संविधान की जानकारी, भारतीय संविधान की सामान्य जानकारी। इससे पहले वाले वीडियो में हमें राजनीति को कवर किया है कि राजनीति किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं। इस बार हम संविधान की जानकारी लेके आए हैं कि हमारा संविधान कैसा है। संविधान इस टॉपिक की जो बात है वो यूपीएससी तक बार बार यूपीएससी की एग्ज़ाम में इन सारी चीज़ों की के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। एनालिटिकल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, एनालिटिकल क्वेश्चन है यहाँ का। तो ये हम लेके आए हैं भारतीय संविधान की सामान्य जानकारी। भारतीय संविधान की जानकारी की बात करें तो भारत एक संघात्मक देश है। भारत का संविधान संघात्मक है। भारत का संविधान संघात्मक है। अब संघात्मक का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब क्या होता है? हम बचपन में और मैथमेटिक्स के पोर्शन में हम संघ पढ़ते हैं। जैसे वो संघ जो ये वाला निशान आता है संघ का, उस प्रकार का संघ पढ़ते हैं। यह संघ थोड़ा सा अलग है। इस संघ में अगर मैं आपको बताऊं कि संघात्मक देश है भारत, तो किस प्रकार से संघात्मक है, क्यों संघात्मक है भारत? अगर संघात्मक है तो संघात्मक क्या है? संघात्मक का मतलब ये होता है, संघ का मतलब ये होता है कि जो राज्य होता है और केंद्र होते हैं, इनके आपस में समझौते के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा जो होता है वो समझौते के माध्यम से नहीं होता है। वो माध्यम होता है संविधान के अनुसार। और संविधान को बार बार डिस्क्राइब कौन करता है? ये भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है। तो भारत का संविधान संघ है। कुछ राजनीतिक विचारक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक ये भारत पर बार बार आरोप लगाते आए हैं कि भारत जो है वो संघात्मक न होकर अर्ध संघात्मक देश है। भारत संघ नहीं है। क्यों? इसके पीछे क्या तर्क देते थे? इसके पीछे कहते थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो कुछ समझौते के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से आपको मैटर समझ में आने लग जाएगा कि समझौते के माध्यम से कैसे। जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से राज्य था, वहाँ का जो मामला था, वहाँ का संविधान अलग था। वहाँ का जो कार्यकाल था विधानमंडल का वो 6 वर्ष का होता था। वहाँ का संविधान थोड़ा सा हमसे अलग था। लेकिन वहाँ पर हमें क्या अनुमति थी? वहाँ की रक्षा, विदेश मामले के जो भी कानून है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते थे। वहाँ की रक्षा हम देखते थे, वहाँ के विदेश संबंधी मामले हम देखते थे। वहाँ वो खुद यानी जम्मू कश्मीर स्वयं विदेश से कोई किसी विदेशी देश से संबंध नहीं बना सकता था भारत सरकार को बिना पूछे। तो इस प्रकार से भारत का संविधान जो है उस वक्त पे आरोप लगाया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? 370 आर्टिकल जो था जम्मू कश्मीर के संबंध में, उसको समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के संबंध में समाप्त कर दिया गया। तो भारत अब पूर्णतः वो जो आरोप लगाया जाता था कि भारत अर्ध संघात्मक है, वो आरोप भी अब खारिज हो चुका है। वो आरोप भी नहीं लगेगा। अब भारत पूरी तरीके से संघात्मक देश है। तो इस प्रकार से भारत में जो केंद्र हैं और जो राज्य हैं, उनके मध्य में जो बने थे, जब राज्य बने थे, जब केंद्र बना था बाद में 1947 के बाद में, जब 552 रियासतें, 552 रियासतें, जितनी जो रियासतें थी वो रियासतें सब एकत्रित हुई थी। उनके मध्य जो राज्य बने थे, जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे, तो उनके मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था। हाँ, भारत का संविधान में 11वां भाग है जो केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात करता है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी करता है, उसमें जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे उनमें हमें ये भी पता चलेगा कि जो केंद्र का कानून है वो सर्वोपरि है। अगर राज्य केंद्र के कानून को नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से भारत में केंद्र ही सर्वोपरि है। और केंद्र ही सर्वोपरि का मतलब ये होता है कि भारत संघ है। एक होता है परिसंघ। अब संघ नहीं है तो परिसंघ होगा। अब परिसंघ का मतलब क्या होता है? परिसंघ में इसके विपरीत, सीधा इसके विपरीत परिसंघ में कि भारत जो देश है वो जो अन्य जो देश है वो उनके राज्य और वहाँ का केंद्र, राज्य और केंद्र आपस में समझौते के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा हुआ। कैसे? इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। यूएसए में जो यूएसए है वो एक देश है, लेकिन उसके अंदर जो राज्य बात करें तो 50 से 52 राज्य उसमें सम्मिलित हैं। तो 50 से 52 राज्य उसमें सम्मिलित हैं यूएसए में। और वो सारे मिलकर एक देश बनाते हैं। वो सारे, जब रक्षा का मामला आता है, जब विदेश मामला आता है, तब सारे राज्य एक साथ होते हैं। लेकिन वो उन सारे राज्यों के अपने अपनी मांगे होती हैं और अपने अपने अधिकार होते हैं। तो इस प्रकार से जो यूएसए हैं वो परिसंघ की गिनती में आता है। लेकिन जो अपना जो देश है भारत है वो संघ की गिनती में आता है। यहाँ केंद्र सर्वोपरि है, वहाँ पर राज्य सर्वोपरि है। वहाँ पर केंद्र को इतनी सत्ता नहीं दी जाती है। वहाँ की अध्यक्षीय
शासन प्रणाली ये बताती है हालांकि कि वहाँ के केंद्र मजबूत है, लेकिन केंद्र मजबूत नहीं है। वहाँ के जो राज्य थे वो आपस में समझौते के माध्यम से एकत्रित होकर देश बनाते हैं। तो ये संघ और परिसंघ के बारे में आपको जानकारी देनी थी। लेकिन इसके अलावा ये बात मैंने आपको बता दी कि संघ परिसंघ का मतलब शक्तियों का विभाजन समझौते के माध्यम से, और संघ का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन बिना किसी समझौते से। अब यहाँ पर एक बात और मुझे याद आ रही कि भारत के जो संविधान है, भारत का जो संघ है, भारत का जो केंद्र है, उसको विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारत को अविनाशी भारत के केंद्र को, क्योंकि यहाँ के राज्य को तोड़ मरोड़ के राज्य बना सकता है केंद्र अपने अकॉर्डिंग, अपने चाह के अनुसार राज्य को बना सकता है। राज्य जैसे शुरुआत में आपको पता होगा 14 राज्य थे भारत में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर अब वर्तमान में 28 है। पिछली बार 29 हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब केंद्र शासित प्रदेश में बंटवारा होता है तो फिर 28 ही रह जाते हैं। तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, और वो 28 राज्य केंद्र की अनुमति के बिना नहीं होते। तो भारत का जो संविधान है, भारत का जो केंद्र है, वो अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, यूएसए में होता है भारत का जो संविधान है, वहाँ का जो माफ़ कीजिएगा, वहाँ का जो केंद्र है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि न तो संघ टूट सकता है और न ही वहाँ के राज्य जो 52 जो राज्य हैं, 54 जितने भी राज्य हैं, वो बढ़कर एक यहाँ घट सकता है, बढ़ सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर राज्य बढ़ सकते हैं। जैसे बात करें अपने एमपी की, तो एमपी में जो राज्य हैं, वो एमपी जो था वो 2000 से पहले छत्तीसगढ़ वाला इलाका अपने पास था, लेकिन सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ टूटकर अलग हो गया। इस प्रकार से किसी यूएसए में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे पास है। और ये कौन करता है, ये केंद्र करता है। तो केंद्र हमारे यहाँ ज़्यादा पावरफुल है, यही बताना चाहता था। इसी के साथ साथ मैं कुछ फैक्ट लेके आया हूँ, वो फैक्ट जो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आपके काम आएंगे, मेंस में जब आप आंसर लिखोगे वहाँ पर कुछ पुट लिखने में आपको काम आएंगे। वो है फैक्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, आर्टिकल 395 है। कुछ लोग बताते हैं 470 है, 455 है, 495 है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो मूल आर्टिकल है उनमें परिवर्तन नहीं होता। जो मूल आर्टिकल जो भारत के हैं वो 395 395 भारत के मूल। इसके अंदर सब क्लोज में, जैसे 13 के अंदर सब क्लोज है, 14 के अंदर सब क्लोज है, जैसे 19वें आर्टिकल के अंदर बहुत सारे सब क्लोज है। तो उन सब क्लोज जैसे 19A, 19B, 19C, इस प्रकार से जो आर्टिकल हैं उनको सभी को जोड़कर हम देखते हैं तो 450 से प्लस इसका आंकड़ा पहुंच जाता है। लेकिन हम बात करेंगे 300 जो मूल आर्टिकल है, वो मूल अनुच्छेद जो है भारत में ये 395 है। भारत में संविधान में कितने भाग हैं, तो भारत के संविधान के 22 भाग हैं, 22 भाग। भारतीय संविधान के अनुसूचियों की बात करें तो भारत के संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, एक एक भाग, एक एक आर्टिकल, एक एक अनुसूची मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस सिविल अड्डा पे सब्सक्राइब करते रहिए। विश्व का सबसे पुराना संविधान जो है विश्व का, वो ब्रिटेन का है। सबसे पुराना संविधान की बात कर रहा हूँ, लेकिन विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान की अगर बात की जाए तो वो यूएसए का है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान यूएसए का है। लेकिन अगर एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान की बात करते हैं तो वो जापान, उसका नाम आता है जापान। एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान, एशिया में सबसे पहले कहाँ संविधान लिखा गया था, वो था जापान। ये थी आज की जानकारी। अगले वीडियो में हम संविधान सभा को पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा को, संविधान की प्रस्तावना को, इन सारे विषयों को हम चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक वाइज हम इन चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। इन चीज़ों के ऊपर मैं आपको विस्तृत पूरा पॉलिटी कवर करवाऊंगा। पूरी पॉलिटी कवर करवाने पर आपके मेंस में 50 से 60 क्वेश्चन के भी कवर हो जाएंगे। साथ साथ आपका प्रीलिम्स का भी बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीलिम्स भी इसमें ही आएगा, मेंस भी इसी में आएगा, और मैं यही करवाना चाहता हूँ। एमपी के संबंधित जो भी पॉलिटी है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सिविल अड्डा को आप शेयर करिए। नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मंच है। नया अभ्यर्थी या कुछ साल या 6 महीने अगर किसी को इस फील्ड में हुए हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से खुद ज्ञानार्जन कर सकता है। आपके जो सुझाव है वो कमेंट सेक्शन आपके लिए उपलब्ध है, आप सुझाव देते रहिएगा और सिविल अड्डा को शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।